मॉर्निंग मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। पोर्टल हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ पोर्टल वीनस प्रेशर ग्रेटर देन 12 mm ऑफ Hg और 30 सेंटीमीटर ऑफ सलाइन, और हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 7 mm ऑफ Hg। होता क्या है कि पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है, कितना? 12 mm ऑफ Hg से ज़्यादा, या तो जो पोर्टल वेन प्रेशर है माइनस हिपैटिक वेन प्रेशर है वो 7 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं हिपैटिक वीनस प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, अब आते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन। अगर हमें पोर्टल सर्कुलेशन पता है तो इसके कॉजेज समझना और इसके कॉम्प्लिकेशन समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले इसका नॉर्मल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। नॉर्मल सर्कुलेशन क्या है कि जो हमारी स्प्लेनिक वेन है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये दोनों मिलकर के बनाती हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन देन स्मॉल चैनल्स के थ्रू साइनसॉइड्स में ड्रेन करेगा, वो आगे सब्सिक्वेंटली ड्रेन करता है सेंट्रल वेन में, देन हिपैटिक वेन में, देन आईवीसी, और फिर आईवीसी कहाँ ड्रेन करता है? राइट एट्रियम में। ये हुआ। अब इस पाथवे में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो क्या कॉज करेगा? पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करेगा। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ को क्लासीफाई करते हैं। अगर लीवर से पहले कोई पैथोलॉजी है उसको बोलेंगे हम प्री हिपैटिक कॉज। कोई लीवर में पैथोलॉजी है तो इंट्रा हिपैटिक कॉज, लीवर के बाद है तो पोस्ट हिपैटिक कॉज। प्री हिपैटिक में क्या क्या आ सकता है? दो चीज़ें हमें साफ साफ दिख रही हैं, स्प्लीनिक वेन एंड द पोर्टल वेन। अगर स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस हुआ या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हुआ, ये दोनों क्या कर सकती हैं? पोर्टल हाइपरटेंशन कर सकती हैं। अब देखते हैं इंट्रा हिपैटिक कॉज। इंट्रा हिपैटिक में हम 3 तरीके से बांटेंगे, प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एंड पोस्ट साइनोसॉइडल। प्री साइनोसॉइडल में क्या आएगा? नॉन सिरोटिक फाइब्रोसिस और सिस्टोसोमियासिस। ये दो चीज़ें क्या करेंगी? यहाँ पे फाइब्रोसिस कराएंगी और कंप्रेशन कराएंगी पोर्टल वेन में। अब आते हैं साइनोसॉइडल कॉज में। साइनोसॉइडल कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है सिरोसिस। सिरोसिस में क्या होता है? छोटे छोटे या बड़े बड़े नोड्यूल्स बनते हैं, वही नोड्यूल्स आगे चल करके साइनसॉइड्स को कंप्रेस करेंगे और इसके आउटफ्लो को रोकेंगे। अब इसी आउटफ्लो के रुकने से पीछे जो पोर्टल वेन है उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, इसी को बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अब तीसरी चीज़ आती है पोस्ट साइनोसॉइडल कॉज, जो कि होता है हिपैटिक साइनोसॉइडल ऑब्स्ट्रक्शन। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो भी वही चीज़ होने वाली है, पोर्टल हाइपरटेंशन। 3 चीज़ें हो गई, प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एंड द पोस्ट साइनोसॉइडल। अब बात करते हैं पोस्ट हिपैटिक कॉजेज़ की। पोस्ट हिपैटिक कॉजेज़ में आता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अगर ये दो चीज़ें हुई, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ तो अपना जो राइट साइडेड हार्ट है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ड्रेन नहीं कर पाएगा और फिर बैक प्रेशर ब्लड का क्रिएट होगा। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है तो सही से रिलैक्स नहीं कर पाता है हमारा चैम्बर्स, इसकी वजह से आईवीसी पूरा ड्रेन नहीं कर पाता है। तीसरा कॉज हो सकता है आईवीसी का ऑब्स्ट्रक्शन। चौथा हो सकता है हिपैटिक वेन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एक और हो सकता है हिपैटिक वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको हम बोलते हैं बर्चियारी सिंड्रोम। ये इस तरीके से हमने बांटा, प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक एंड द पोस्ट हिपैटिक कॉजेज। ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक। इंट्रा हिपैटिक में प्री साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल एंड द पोस्ट साइनोसॉइडल। क्लिनिकल फीचर पे जाने से पहले ये देख लेते हैं कि सिरोसिस में पोर्टल हाइपरटेंशन क्यों डेवलप होता है। पोर्टल प्रेशर इज इक्वल टू फ्लो इनटू रेजिस्टेंस। तो किसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाए या फ्लो बढ़ जाए तो पोर्टल प्रेशर बढ़ेगा। सिरोसिस में ऐसा क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं। पहला, लोब्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय द नोड्यूल्स। अब ये नोड्यूल्स क्या है? साइनसॉइड्स में आगे से बाहर से प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब यही प्रेशर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पहली बात ये। दूसरी चीज़, साइनोसॉइडल नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है। पूरी बॉडी में तो बढ़ रहा है बट सिर्फ साइनोसॉइड्स में कम होता है। ओके, तो जब साइनोसॉइड्स में ये कम होता है इसकी वजह से होता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से साइनोसॉइडल प्रेशर बढ़ा। अब यही प्रेशर रिफ्लेक्ट होता है पोर्टल वेन में एज पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर इसकी वजह से स्प्लीनिक वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा और क्या होगा? स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा। अब स्प्लीनोमेगेली होगा तो अपना फंक्शन, स्प्लीन अपना फंक्शन बढ़ा देगा। उसके 2 फंक्शन, काफ़ी फंक्शन है वैसे, मेजर 2 फंक्शन है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करना, प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन करना। तो सबसे पहले हमें एक हेमेटोलॉजिकल चेंज जो देखने को मिलेगा वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं।
बट कुछ पेशेंट्स में जब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो वो होती हैं जैसे कि असाइटिस, डायलेटेड टॉर्चुअस एब्डोमिनल वेन्स और स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली की एक बड़ी खास बात है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का, चाहे क्लिनिकली मिले या हमें रेडियोलॉजिकली मिले, हमें ये स्प्लीनोमेगेली तो पोर्टल हाइपरटेंशन में मिलेगी ही। ये तीन चीज़ें मिलकर के बनाती हैं, असाइटिस, डायलेटेड वेन्स और स्प्लीनोमेगेली मिलकर बनाती हैं ट्रायड ऑफ द पोर्टल हाइपरटेंशन। और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ भी क्लिनिकल फीचर्स हैं, जैसे कि ब्लीडिंग फ्रॉम द इसोफेजियल वेरिसेस। ये वेरिसेस ड्रेन कहाँ करते हैं? पोर्टल वेन में करते हैं। अगर पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो वेरिसेस भी डायलेट करेंगे, डायलेट करने से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ेंगे। तो क्या कॉज करेंगे? अपर जीआई ब्लीड। और अपर जीआई ब्लीड कैसे मैनिफेस्ट करती है? इन द फॉर्म ऑफ हिमेटेमेसिस एंड द मिलेना। साथ में एक और चीज़ देखते हैं कि हमारा लीवर फेल हो रहा है। सिरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है अगर, तो लीवर फेल हो रहा है। अब लीवर फेलियर के जो हमें साइंस मिलेंगे, साइंस ऑफ लीवर फेलियर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्पार्स हेयर हो गया, पेपर मनी स्किन हो गया, एक टेरस हुआ या पाल्मोनरी रिदमा हुआ, ये सब हमें देखने को मिलेगा। इस बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फीटर हेपेटिकस। होता क्या है, नॉर्मली जो भी हमारे जीआईटी के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं या बैक्टीरियल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करें मर्केप्टन्स की, ये सब जो हैं मेटाबोलाइज कहाँ होते हैं? लीवर में। बट लीवर जैसे कि फेल हो चुका है, अब वो इन सबको मेटाबोलाइज तो कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब जब मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कहाँ जाएंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू अगर ये ब्रेन में पहुँचे तो क्या कराएंगे? हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। और अगर ये लंग्स में पहुँचे तो वहाँ पे बैड ब्रेथ का कॉज बनेंगे। और इसी को हम बोलते हैं फीटर हेपेटिकस। ये हो गए इसके क्लिनिकल फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलएफटी करेंगे टू रूल आउट द लीवर डिजीज़, कि लीवर डिजीज़ तो नहीं है, कोई लीवर में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। अगर लीवर में कोई पैथोलॉजी हुई तो हमें डायरेक्टली वहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकता है। अगर नहीं है वहाँ, हमें कुछ एलएफटी में डिरेंजमेंट नहीं मिलती है, तो हम पता करेंगे कि प्री हेपेटिक कॉजेज़ हैं या पोस्ट हेपेटिक कॉजेज़ हैं। इनको ज़्यादा रूल आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम कर सकते हैं अपर जी एंडोस्कोपी, इसोफेजियल वेरिसेस को चेक करने के लिए। उसमें हमें क्या मिलेगा? चेरी रेड स्पॉट्स मिलेंगे, जो कि होंगे लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में मिलेंगे। अगर हमको ये मिले तो ये इंडिकेट करते हैं इम्पेंडिंग रप्चर ऑफ द वेरिसेस। ओके, इसके बाद हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ द पोर्टल वेनस प्रेशर। उसको मेजर करके हम डायग्नोस करेंगे। अब अल्ट्रासाउंड में हमें स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है, इसको हमें कैसे भी करके रूल आउट तो करना ही है, तो ये तो करना ज़रूरी है। और फाइनल चीज़ जो हम करेंगे वो होते हैं बेरियम स्वेलो। उसमें हमें क्या मिलेगा? बैक ऑफ वार्म अपीयरेंस ड्यू टू द डायलेटेड वेरिसेस। ये भी हमें मिलेगा लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में। अब समझते हैं इसका कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको पता है कि लीवर फेलियर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है पोर्टल हाइपरटेंशन का। तो अब ये कैसे कॉम्प्लिकेशन में रिजल्ट करेगा, समझते हैं इसमें फुल से फ्लो चार्ट के थ्रू। लीवर का काम होता है डिग्रेड करना नाइट्रिक ऑक्साइड को। अगर उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? वो एक पोटेंट वेजोडाइलेटर है। अगर वो वेजोडाइलेटर है तो हर जगह की वेंस को डायलेट करेगा। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन कराएगा, पल्मोनरी वेजोडाइलेशन कराएगा। जब पेरिफेरल वेजोडाइलेशन कराएगा तो हमारा जो इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो भी कम होगा। रीनल ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या एक्टिवेट होगा? रास एक्टिवेट होता है। जब रास एक्टिवेट होगा तो रेनिन रिलीज़ करेगा। रेनिन करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा एस एंजाइम आएगा जो कि उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करा देगा। अब वही वाटर रिटेंशन अगर पेरिटोनियल कैविटी में हुआ तो क्या बनेगा? असाइटिस हो जाएगा। इजी कॉम्प्लिकेशन, समझ गए? थोड़ा फिर से ऊपर देखते हैं। जब इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हुआ था, रीनल ब्लड फ्लो भी कम हुआ था। अब रीनल ब्लड फ्लो कम होने की वजह से किडनी को डैमेज होता है। अब यही चीज़ आगे क्या करती है? हिपैटोरीनल सिंड्रोम। इसी को हम बोलते हैं हिपैटोरीनल सिंड्रोम। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने वेजोडाइलेट किया, एक तो पेरिफेरल किया, दूसरा किया पल्मोनरी। जब पल्मोनरी वेजोडाइलेशन होगा तो वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लंग्स में हमारे वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से होगा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, और इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्सीमिया होगा हमें। 3 चीज़ें, लीवर फेलियर,
पल्मोनरी वेजोडाइलेशन एंड हाइपोक्सीमिया, ये तीनों मिल करके बनाते हैं ट्रायड ऑफ द हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, हेपेटोरीनल, असाइटिस एंड द हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम। एक छोटी सी बात इसमें और समझ लेते हैं हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम में कि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हुआ क्यों। बोलना तो ईजी है, हुआ क्यों। नॉर्मली समझते हैं, हमारी वेन आ रही है, वेन देन ऑक्सीजनेट होती है एल्वुलाई में जो मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देन ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हुआ क्या, जैसे ही वेजोडाइलेशन हुआ, पल्मोनरी वेजोडाइलेशन हुआ, वेंटिलेशन तो अभी भी उतना है, जितने मॉलिक्यूल्स पहले आ रहे थे अभी भी उतने ही आएंगे, ठीक है। बट जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बढ़ गया। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजनेट करने की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ी है, तो क्या होगा, हमारी आर्टरीज़ में भी थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ट्रैवल करने लगेगा। इसी को कहते हैं हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। एक और चीज़ समझते हैं, लीवर फेलियर की वजह से जो मैंने कहा कि टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं हो पाते, ठीक है। अब वही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन को रीच करेंगे और ब्रेन में डैमेज करेंगे, वहाँ इन्फ्लेमेशन कराएंगे, सेरेब्रल एडीमा कराएंगे, गाबा इंक्रीज कराएंगे, ये सब कराएंगे तो क्या कॉज करेंगे, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ठीक है। ये सब हुए इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब इसको हमने नीचे लिखा है क्या क्या, वेरिसल ब्लीडिंग, असाइटिस, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम एंड द हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, ये इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो गई। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज के लिए हम करते हैं पहले कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि पोर्टल ब्लड फ्लो को थोड़ा कम कर दे। उसमें कौन कौन सा आता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोप्रानोलॉल, कार्वेडिलॉल, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स और वेजोप्रेसिन, ये ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो को कम करेंगी। इसमें मेन चीज़ हमारी होती है कि अंडरलाइन कॉज को हम लोग ठीक करें, चाहे वो प्री हिपैटिक हो, इंट्रा हिपैटिक हो या पोस्ट हिपैटिक हो, हमें वो कॉज ठीक करना है। वो कॉज ठीक करेंगे तो पोर्टल हाइपरटेंशन अपने आप ठीक हो जाएगा। और फाइनली जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन है पोर्टल हाइपरटेंशन की, हमें उसको ठीक करना है। उसको हम आगे जो भी सब्सिक्वेंट वीडियोज़ हैं उसमें इंडिविजुअली देखेंगे। ओके, अभी तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।